सभी का HLB डिजिटल क्लासेज में पुनः स्वागत है। ये फिजिक्स का अगला वीडियो है जो बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। देखिए जिसका पहला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमें संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात करना है। देखिए इसमें रेजिस्टेंस 2 ओम का, 3 ओम का, 5 ओम का 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तीनों श्रेणी क्रम में हैं। एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का और 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो हम पहले रेजिस्टेंस का तुल्य निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से धारा चली तो इधर बढ़ गई और जो धारा इसमें जाएगी कुछ इधर निकल गई, कोई इधर जा सकती है, लेकिन अगर कैपेसिटेंस लगा है तो जो धारा इधर जाएगी वो इसमें जाएगी और वही धारा इसमें जाएगी, इसलिए तीनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो लिखेंगे 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम। 5 ओम के प्रतिरोध चूँकि 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर, अब श्रेणी क्रम में डायरेक्ट होकर लिया जाता है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 5, 3 2 5 5 10 ओम हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा 10 ओम हो गया। फिर हमको दी गई है धारा I बराबर दिया है 2 एम्पियर दिया है। तो हमें R मालूम है, V मालूम है, इससे हम V निकाल लेंगे ओम के नियम से। तो V बराबर होता है V बराबर I R के, तो V बराबर 2 हो जाएगा। R हमारा दिया है 10, तो इस तरह से हमारा ये V का मान हो जाएगा 10 दूनी 20 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो विभवांतर होगा वो 20 वोल्ट होगा। अब हमारा जो कैपेसिटेंस दिया है C बराबर 2 माइक्रोफैरड। C बराबर 2 माइक्रोफैरड दिया है, इसलिए C बराबर 2 माइक्रो हो जाएगा 10⁻⁻6 फैरड के। तो ये हमारा C हो गया। अब हमें C मालूम है और V मालूम है। अब कह रहा है संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करना है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर होता है 1/2 CV² से। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें संधारित्र से C मालूम है और हमें वोल्टेज मालूम है। तो U बराबर ½ CV² से, इसलिए U बराबर ½ C। अब C हमारा दिया है 2 × 10⁻⁻6, तो 2 × 10⁻⁻6 × V²। V का मान हमको दिया है 20, जो हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा हो जाएगा 1/2 × 2 × 10⁻⁻6 × 20 तो ये हमारा 2 से 2 कट गया, तो 20 भी सही, हम 400 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400 × 10⁻⁻6। 2 जीरो से 10⁻2 माइनस हो जाएगी तो 4 बचेगी। इस कार्य हमारा बचेगा 4 × 10⁻⁻4 जूल के। यही हमारा
आंसर हो जाएगा संधारित्र में संचित ऊर्जा हो जाएगी 4 × 10⁻⁴ जूल के। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने साथियों में वीडियो को शेयर भी करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 का है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीस सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। देखिए कह रहा है तार की प्रारंभिक लंबाई, तो हम मान लेते हैं तार की प्रारंभिक लंबाई L1 बराबर L हो जाएगा। खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, तो तार की लंबाई में वृद्धि, तार की लंबाई में वृद्धि बराबर हो जाएगा L1 बराबर 20 दिया है, L नहीं माना है तो 20 दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो L भी हो जाएगा 20 का 25% वृद्धि होती है, तो 20 का 25% हो जाएगा 20 × 25/100 के हो जाएगा। 25 एकन्ना 25, 25 चौको 100, 4 एकन्ना 4, 4 पंचे 20। इस तरह से जो तार की लंबाई में वृद्धि हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। इस प्रकार तार को खींचने के बाद लंबाई L2 बराबर हो जाए L1 प्लस L1 का 25%, तो L1 हमारा दिया है 20 और L1 का 25% हमने निकाल लिया है 5, तो कुल मिला के हो जाएगा 20 5 25 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। इस तरह से हमारा L2 आ गया 25 आ गया। तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है, क्योंकि R प्रोपोर्शनल परिवर्तन किसमें हो रहा है, लंबाई में हो रहा है, तो लंबाई और प्रतिरोध में जो संबंध होता है, लंबाई में परिवर्तन करने से प्रतिरोध में जो प्रभाव पड़ता है होता है R प्रोपोर्शनल टू L²। ये हमारा हो जाएगा प्रश्नानुसार हमको दिया गया है, तो प्रश्नानुसार R प्रोपोर्शनल टू L², तो इसलिए हमारा जो फार्मूला हो जाएगा R1/R2 बराबर R1 हमारा दिया है 20, R1 का मान हमारा ये हो जाएगा R1/R2 बराबर L1/L2 का होल स्क्वायर। तो R1/R2 बराबर हो जाएगा L1 हमारा दिया है 20 और L2 हमारा दिया है 25 का होल स्क्वायर। इसको हम काट देंगे तो 5 एकन्ना 25, 5 चौक 20, टी हमारा हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। इस कार हमको ज्ञात हो जाएगा R1/R2 बराबर 4 चौक 16, 25। इस कार R1 और R2 का अनुपात हो जाएगा 16:25। तो कह रहा नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि, तो तार
के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बराबर, ये हमारा हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि बराबर, यहाँ लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1 बटे R1 गुणे 100। ये हमारा प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं R2 बटे R1 माइनस R1 बटे R1 गुणे 100 के, ये कट के 1 हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा R2 बटे R1 माइनस 1 गुणे 100 के हो जाएगा। अब R1 और R2 का मान निकाल चुके हैं, तो R1 अपान R2 बराबर 16 बटे 25 है, इसलिए R2 बटे R1 25 बटे 16 हो जाएगा। इस तरह से ये मान हो जाएगा 25 बटे 16 माइनस 1 गुणे 100 के। इसको हल करेंगे तो 16 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 गुणे 100 के, जो हो जाएगा 16 से 25 गया तो ये बचेगा 9 बटे 16 गुणे 100 के, 100 हो जाएगा। इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा 900 बटे 16, डिवाइड करेंगे तो 16 पच्चे 50, 16 पच्चे 85 हो जाएगा, 16 पच्चे 85, 5 हो गया। एक मिनट, थोड़ा ही काट देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये 16 हुआ, थोड़ा और काट दीजिए तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16 और ये 4 से कटेगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 हो जाएगा। 25 को 9 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 225 बटे 4 के, इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2 बचा, 25 हो गया, 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 20 हो गया, 4 पंचे 20। इस तरह से हमारा तार में प्रतिशत जो वृद्धि हो जाएगी वो हो जाएगी 56.25%। इस तार के प्रतिरोध में जो प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी वो 56.25% की हो जाएगी। तो आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को नोट भी करते रहें, जिससे परीक्षा के दिन आपको देखकर जाने में आसानी रहे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बायो-सेवर्ट के नियम के समीकरण की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक समीकरण लिखे, विमीय समीकरण लिखे। मात्रक भी निकालना है और विमीय समीकरण भी बताना है। देखिए क्या होता है। तो बायो-सेवर्ट नियम से बायो-सेवर्ट नियम से नियम से चुंबकीय क्षेत्र भी बराबर होता है हमारा μ0/4πI डेल्टा L sin थीटा अपान r²। ये हमारा फार्मूला होता है। अब हमें निकालना है बायो-सेवर्ट। ये बायो-सेवर्ट का नियम है।
तो ये बायो सेवर्ट का नियम है। बायो सेवर्ट का साथ चुंबकीय क्षेत्र भी हमारा ये है कि सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता, हमें म्यू नॉट के बारे में जानना है क्या होगा। तो हमारा म्यू नॉट बराबर हो जाएगा म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट बराबर हो जाएगी, देखिए बी हो जाएगा बी 4 पाई गुणे आर स्क्वायर बटे म्यू नॉट के साथ जो गुणा में वो भाग में हो जाएगा आई गुणे डेल्टा एल गुणे साइन थीटा। ये हमारा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट बराबर हो जाएगी। अब इनके हम मात्रक रख देते हैं। बी का हमारा मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर के बराबर। ये हमारा बी का भी सूत्र होता है 4 पाई, ये मात्रकहीन है, ये आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे आई होता है हमारा एम्पियर, तो आई के लिए हमारा हो जाएगा एम्पियर गुणे डेल्टा एल माने हमारा हो जाएगा मीटर गुणे साइन थीटा, ये मात्रकहीन होता है, ये हमारा मात्रकहीन होता है। तो इस तरह से ये हमारा क्या बचेगा, देखिए 1 मीटर से 1 मीटर हमारा कट गया, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, तो ये एक इससे कट गया, एक इससे कट जाएगा, तो कुल मिला के हमारा क्या बचेगा, ऊपर हमारा बचा न्यूटन, ये एम्पियर नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर। तो इस तरह से म्यू नॉट का हमारा जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब कह रहा है का बीमी सूत्र ज्ञात करो, तो म्यू नॉट का बीमीय सूत्र बराबर हो जाएगा, यहीं से निकाल लेते हैं न्यूटन, तो न्यूटन बल का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक है, तो यहाँ लिखने बल का बीमीय सूत्र, एफ का बीमीय सूत्र लिख सकते हैं, एफ का बीमीय सूत्र, एम्पियर हमारा धारा होता है, तो धारा का बीमीय सूत्र, धारा माने आई स्क्वायर का बीमीय सूत्र। अब एफ का बीमीय सूत्र हमारा होता है mL/(2) होता है बटे धारा आई का बीमीय सूत्र हमारा होता है ए, तो ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, पूरा एक साथ कर देते हैं, तो हो जाता है mL/(2), ए की पावर ऊपर जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, इस तरह से ये हमारा म्यू नॉट का बीमीय सूत्र हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। 2 बातें ज्ञात करनी थी, एक तो ज्ञात करना था निर्वात की चुंबकशीलता, बायो सेवर्ट नियम के समीकरण की सहायता से निर्वात की चुंबकशीलता क्या ज्ञात करना है, एक तो मात्रक ज्ञात करना है, दूसरा बीमीय समीकरण ज्ञात करना। तो ये हमारा मात्रक हो गया और ये हमारा बीमीय सूत्र हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा मात्रक, म्यू नॉट का मात्रक ये। तो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा
किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हमें धातु का कार्यफलन दिया हुआ है, धातु का कार्यफलन, इसको हम W कहते हैं। ये हमारा दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य जो लैम्डा हमको दी है वो दी है 330 नैनोमीटर के, मीटर में लेते हैं तो 330 नैनो को 10⁻⁻9 से गुणा करेंगे, ये मीटर हो गई। ये SI यूनिट में हमारा मान हो गया कि आपतित प्रकाश के लिए ये धातु प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा। अब हमें यह ज्ञात करना है कि इतना कार्यफलन है और अगर जो तरंग है उसकी तरंगदैर्घ्य इतनी है तो उससे जो भी तरंग आपतित हो रही है किसी धातु पे, उससे फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा या नहीं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसकी गणना हम करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होता है। तो h न्यू मानी आवृत्ति, इस आवृत्ति को हम लिख सकते हैं c/λ। तो E बराबर हमारा हो जाएगा hc/λ। मान को यहाँ रख देते हैं तो h का मान होता है 6.6 गुणे 10⁻34 के इंटू c, ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁸ बटे लैम्डा। लैम्डा हमारा दिया है 330 गुणे 10⁻⁹ के। तो ये हमारा मान हल करने पे कितना होगा, देखिए तो हमारा ये मान हो जाएगा 10 की पावर, अगर ये दशमलव, देखिए दशमलव से एक पावर हमारी कट जाएगी तो यहाँ बचेगी 8 पावर माइनस की 8 पावर, माइनस की 8 ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी तो 8 8 16 पावर प्लस हो जाएगी, 16 पावर प्लस हो गई, पावर से एक दशमलव कट गया प्लस से तो 15 पावर बची। तो प्लस 15 माइनस 34, तो 34 से 15 हम घटा देते हैं। 34 से 15 घटाने पर यहाँ हुआ 14, 9 5 9 5 14 और यहाँ से 2, यहाँ पर 3 है, 3 से 2 बचा, 2 से 1 गया, 1 बचा। तो यहाँ पर कुल मिला के ये हमारा बचेगा 10⁻⁻19 के बचेगा। 33 से करना 33, 33 दूना 66, तो ये हमारी सब पावर कट गई। तो कुल मिला के हमको बचा 2 गुणे 10⁻⁻19। ये हमारा ऊर्जा आ गई, ये ऊर्जा हमारी इतनी निकली जूल में। तो इस तरह अगर जो तरंगदैर्घ्य आपतित हो रही है, तरंगदैर्घ्य इतनी है तो इतनी ऊर्जा देगा। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो E बराबर हमारा निकला है 2 गुणे 10⁻⁻19, ये जूल में निकला है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको करने के लिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी ऊर्जा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये हमारा ये इससे कट गया, यहाँ दशमलव है, दशमलव को हमने हटा दिया है, 0 बढ़ा दिया है, तो ये हो गया हमारा 20/16 के 4 से काट दिया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और हो जाएगा 4 चौक 16 के, तो ये हो गया 5/4 के। भाग कर देंगे तो 5 एकन्ना 5 हो जाएगा, 4 एकन्ना 4, दशमलव लग गया, 10 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 4 पंचे 20 हो गया। तो इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आ गई हमारी, 3.125। लैम्डा 330 दिया है, 330 से 330 हमने लैम्डा hc/λ रख दिया, 3×10⁸ नैनोमीटर था तो 10⁻⁻9 से
अब ये जो हमारी ऊर्जा है, ये ऊर्जा कार्यफलन से कम है, तो चूंकि W ज़्यादा है, E हमारा कम है, क्योंकि W हमारा है, कार्यफलन हमारा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो ऊर्जा निकल रही है जिस तरंगदैर्घ्य से, जिस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है, उससे जो ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है वो 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है। इसलिए आपतित प्रकाश के लिए प्रकाश वैद्युत का उत्सर्जन नहीं होगा। इसलिए 330 नैनोमीटर, इसलिए 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश से धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित उत्सर्जित नहीं होंगे। तो कार्यफलन ज़्यादा है और जो ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है वो कम है, इसलिए धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी 3 दूनी 6, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर 2 और ये 3 का गुणा छूट गया है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ये मान 2 नहीं रहेगा, ये होगा 6, सॉरी यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 10⁻⁻19, तो ये 6 हो जाएगा। थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं सर, तो ये 60 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 6 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 60 हो जाएगा, यहाँ पर ये 20 की जगह 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। चलिए थोड़ा करेक्ट, ये हो जाएगा 60/16 के, ये हो जाएगा 4 चौक 16 की, ये हो जाएगा 4 4 एकन्ना 4 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो ये वास्तव में हो जाएगा 15/4 के, हो जाएगा 15/4 के, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये थोड़ा 3 से गुणा छूट गया है, तो 4 तिहाई तो हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, दशमलव लगेगा, 12 3 15, 4 7 28, 2 4 पंचे 20, ये जो आएगा 3.75 आएगा। ये थोड़ा यहाँ पर करेक्ट करने की बात है, यहाँ पर ये 3 का गुणा छूट गया था, 2 2 तिहाई 6 गुणे 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा जो इस तरंगदैर्घ्य से प्रकाश आएगा तो उसकी ऊर्जा इतनी होगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये ऊर्जा बचेगी हमारी 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो दिए हुए कार्यफलन से कम है, तो यहाँ तो वही रहेगा, W ज़्यादा है और जो जिस तरंगदैर्घ्य से प्रकाश आ रहा वो ऊर्जा कम है, इसलिए 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश से धातु से 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश से धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और क्वेश्चन को कॉपी में नोट भी करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दो तरंगों की तीव्रताओं में 25:16 का अनुपात है, उनके आयामों में क्या अनुपात है? यह दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं तो उनके अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो दो बातें पूछ रहा, आयामों में अनुपात क्या है, उनके आयाम का अनुपात भी पूछ रहा है, और उनकी न्यूनतम और अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या है। दो अनुपात पूछ रहा है। अब हमें जो दिया है वो हमको दिया गया है I1/I1 अनुपाते I2 बराबर हमको दिया गया है 25:16, वही 25/16। अब हमें पता है क्योंकि जो तरंग की तीव्रता होती है, तरंग की तीव्रता प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर के आयाम के स्क्वायर के बराबर होती है। लिख देते हैं, जहाँ I ये हमारी तरंग की तीव्रता है, तरंग की तीव्रता, ए तरंग का आयाम है, तरंग का आयाम है, ये हमारा तरंग का आयाम होगा। इसलिए हमारा भार जो बनेगा वो बनेगा I1/I2 बराबर होगा A1² के। अब हमें आयाम में अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा A1² बराबर तीव्रताओं का जो अनुपात है वो अनुपात हमें मालूम है 25/16 के दिया है। दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लेते हैं तो हमारा ये बचेगा हमारा A1/A2 बराबर हमारा हो जाएगा 5/4 के, 5/4 के। इसलिए उनके आयामों में, इसलिए तरंग के आयामों का अनुपात, तरंग के आयामों, क्या ये कह दीजिए, तरंग में आयामों का अनुपात अर्थात A1/A2 ये बराबर हो जाएगा 5/4 के। एक तो हमारे का आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि आयामों अनुपात पूछ रहा है। फिर कह रहा है उनकी यदि वो व्यतिकरण करती हैं तो उनके अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तरंगों के व्यतिकरण करने पर, तरंगों के व्यतिकरण करने पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं में अनुपात, तो हमारे हो जाएगा I में अनुपात I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर होता है A1 + A2 का होल स्क्वायर बटे A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमारा हो जाएगा I
ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये हमारे आयाम में अनुपात दिया हुआ है, तो हमारा A1 जो हो जाएगा वो A1 बराबर हमारा हो जाएगा, A1 बराबर हमारा हो जाएगा 5A के, और A2 का मान हमारा हो जाएगा 4A के बराबर। ये हमारा मान हो जाएगा। इस मान को हम यहाँ पे रख देंगे, इसलिए I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर A1 5 तो हो जाएगा 5A, A2 4A हो जाएगा 4A, तो 5A प्लस 4A का होल स्क्वायर, 4A का होल स्क्वायर बटे नीचे डिफरेंस है तो डिफरेंस हो जाएगा 5A माइनस 4A का होल स्क्वायर 5, तो 5 5 4 9 तो हो जाएगा 9A का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। नीचे डिफरेंस लेंगे, 5 से 4 गया बचेगा 1 A का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा 9 9 81 A स्क्वायर बटे 1 का 1 ही रहेगा, 1A स्क्वायर से A स्क्वायर हमारा कट जाएगा। इस तरह से हमारा जो अनुपात होगा I मैक्सिमम अनुपाते I मिनिमम बराबर हो जाएगा 81 अनुपाते 1। ये हमारी तीव्रताओं में अनुपात हो जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन के आंसर का कॉपी में नोट भी करते रहें। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों में भी शेयर करें। धन्यवाद।